ऑल राइट, सो इन दिस सेगमेंट हम हमारे स्ट्रैटेजी वाला एरिया थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये किस तरीके से यहाँ पर जो है वो वर्क करेगा। सही है। अच्छा देखिए, आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, MSc2 के पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजी वाला एरिया टेस्ट होता है और ये देखा जाता है कि कंपनी किस तरीके से ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करे और क्या उसकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी चीजों को लेके जो है वो होनी चाहिए, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कंपनी किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी बनाती है, 3 लेवल्स पे होती है वो, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, ऑपरेशनल लेवल। तीन लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल बिल्कुल हाई एंड होता है, जो विजन और मिशन के साथ अलाइन हो रहा होता है। फिर बिजनेस स्ट्रैटेजीज वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको 2 से 3 साल के अंदर अचीव करने होते हैं। और फिर ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज वो होती हैं जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अचीव करनी होती है। सही। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रैटेजी के 2 एंगल निकलते हैं। एक है स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग, या जिसको आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, और एक है स्ट्रेटेजिक चॉइस। यहां बिल्कुल प्रोफाउंड क्वेश्चन एड्रेस होता है, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहते हो। यहां एड्रेस होता है कैसे करना चाहते हो। जब बात आती है क्या करना चाहते हो तो 2 तरह के एनालिसिस खुलते हैं। एक है एक्सटर्नल एनालिसिस, कि भाई माशरे को किस चीज की जरूरत है। और फिर आता है इंटरनल एनालिसिस, हमें क्या आता है। जो माशरे को चाहिए और हमें आता है, लोग उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार है, वो हमारा बिजनेस बन जाएगा। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पेस्टिल। सिर्फ पेस्टल किसी भी इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए होता है, चाहे वो आपका अपना मुल्क हो या कोई और मुल्क हो। इन्वायरमेंट एनालाइज करना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल। बहुत सारे लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि वो लॉज एंड रेगुलेशंस को पॉलिटिकल में डाल देते हैं। पॉलिटिकल का मतलब पॉलिसी मेकिंग है, गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे इसमें बात होती है। इकोनॉमिक में जीडीपी, इन्फ्लेशन, परचेसिंग पावर, बाइंग पावर, इन पे बात होती है। सोशल में लोगों के बिहेवियर पे बात होती है कि वो किसको प्रेफर कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसोर्सेज कैसे हैं, ये बात होती है। इन्वायरमेंटल में सोशल और नेचुरल रिसोर्सेज कितने, इस पर बात होती है। और लीगल के केस में आपका टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ वाला सारा सीन आता है। लोग पॉलिसी को लीगल से कंफ्यूज कर देते हैं, इन्वायरमेंटल को सोशल से कंफ्यूज कर देते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है, सोशल का मतलब लोगों की प्रेफरेंस है, लीगल का मतलब कॉर्पोरेट लॉ और टैक्स है, पॉलिटिकल का मतलब गवर्नमेंट की कंसिस्टेंसी और पॉलिसी मेकिंग है। पाकिस्तान में 75 साल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। हर गवर्नमेंट आती है अलग तरीके से पाकिस्तान को चलाती है, हर गवर्नमेंट आती है अलग तरीके से चलाती है। कोई कहता है डॉलर को कंट्रोल कर लो, हुंडी हवाले के चैनल खोल दो। कोई कहता है डॉलर को फ्री मार्केट कर दो, एक्सपोर्टर्स को फायदा दे दो। कोई कहता है गैस के कॉन्ट्रैक्ट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, कोई कहता है गैस को स्पॉट मार्केट पे परचेस करो। कोई कहता है RLNG मंगवाओ, कोई कहता है नहीं मंगवाओ। एक कंसिस्टेंसी आई नहीं आज तक। कोई कहता है टेक्नोलॉजी का सेक्टर फोकस होगा, कोई तो ये पॉलिसी मेकिंग है जिसकी कंसिस्टेंसी आती है यहाँ पे। फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री को एनालाइज करना है अगर, तो उसके लिए पोर्टर्स डायमंड, ये स्पेसिफिकली आपको हेल्प करता है कंट्री को एनालाइज करने में। आप यहाँ पे क्या देखते हैं, आप देखते हैं डिमांड कंडीशंस, आप देखते हैं फैक्टर कंडीशंस। फैक्टर कंडीशंस में क्या आता है, लैंड, लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉलिसीज, कंसिस्टेंसी। फिर आता है यहाँ पे रिलेटेड या सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। और फिर आता है आपका फर्म का स्ट्रक्चर। इससे आपको यह पता चलता है कि भाई किसी मुल्क में कोई चीज कामयाब है या नहीं है और कितनी कामयाब है। मिसाल के तौर पे मेरा धंधा अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में, मैं अपनी उसी फैक्ट्री को एक्सपैंड करता हूँ, साउथ अफ्रीका लेके जाता हूँ। तो पहले मैं साउथ अफ्रीका तो समझ लूं कि साउथ अफ्रीका कैसा है इस बिजनेस के लिए, ये धंधा करने के लिए, कि साउथ अफ्रीका एक सही जगह है, मुझे ये काम साउथ अफ्रीका में करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे कोई कहे जी मेरी एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है यहाँ पे, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, चीजों को जो है वो हैंडल करके कैंड में जो है वो करके बेचता हूँ, मैं सऊदीया में भी ऐसी फैक्ट्री खोलूंगा। भाई वहाँ एग्रीकल्चर ही नहीं है, एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज ही कम है। यहाँ से आप प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट वहां ले जाओ, उधर डिस्ट्रीब्यूशन खोलो, सामान वहां पे आप इंपोर्ट करो, मतलब उनके लिए इंपोर्ट, आपके लिए एक्सपोर्ट। आप वहां पे एक्सपोर्ट करें और फिर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू वहां बेचें। डिमांड मौजूद है, लेकिन फैक्टर्स नहीं है वहां पे एग्रीकल्चर वाले। इस तरह से भारत सोचा जाता है। फिर आता है आपके पास यहाँ पे अगला एंगल, 5 फोर्सेस का।
5 फोर्सेस ये बताता है कि कंपटीशन कितना है, कितना कंपटीशन है। कंपटीशन में हम क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमारे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, हम देखते हैं हमारे सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, हम देखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं, हम देखते हैं बैरियर्स एंट्री पे कितने हैं, कितनी आसानी से लोग इस धंधे को स्टार्ट कर सकते हैं, एंट्री पे बैरियर्स कितने हैं। और हम यहाँ पे एट द सेम टाइम देखते हैं कि हमारा अभी राइवलरी स्ट्रक्चर क्या है, फर्म का स्ट्रक्चर क्या है, राइवलरी कितनी हो रही है। फिर यहाँ पे हम करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। सर मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट स्ट्रेटेजिक स्पेस। यहां पे हम वो स्ट्रेटेजिक स्पेस ढूंढते हैं जिसको और कोई टारगेट नहीं कर रहा, वो स्ट्रेटेजिक स्पेस जिसको और कोई टारगेट नहीं कर रहा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये शहबाज पे एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है अंगेटी, इन्होंने पाकिस्तानी बारबेक्यू को बर्गर तरीके से देना शुरू कर दिया है। बारबेक्यू टू नाइट किसी टाइम तक ये करता था, लेकिन बारबेक्यू टू नाइट का नाम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इन्होंने ये चीज स्टार्ट की, इन्होंने बोला पाकिस्तानी स्टाइल के बारबेक्यू को एक बिल्कुल ही रिफॉर्म तरीके से जो है वो प्रेजेंट करेंगे। हर कोई पिज्जा बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, केएफसी जैसी चीज, बर्गर किंग जैसी चीज, हार्डीज जैसी चीज, मैकडोनल्ड्स जैसी चीज, सब यही बेच रहे हैं। पाकिस्तानी बारबेक्यू पे किसी का फोकस ही नहीं है। उन्होंने अंगेठी नाम ही ऐसा रखा कि आपको बारबेक्यू का जहन आता है। मार्केट स्पेस कहाँ पे है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है इसको कोई भी टारगेट नहीं कर रहा, कंपनी उसको टारगेट कर सकती है। ये मार्केट सेगमेंटेशन का एलिमेंट आता है। जब आप ये चीजें समझ लेते हैं, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझ आ जाता है। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यहाँ पे दो चीजें निकल कर आती हैं, एक अपॉर्चुनिटीज और एक थ्रेट। अब आज एक रिफाइनरी को उठा लो, उसको डर है 40 साल में ऑयल खत्म हो जाएगा, ये सारा मसला रिफाइनरी के लिए। इन्हें 40 साल में ट्रांजिशन करना होगा किसी ऐसे बिजनेस पे जो सस्टेनेबल हो गोइंग फॉरवर्ड, वरना तो फिर रिफाइनरी का कोई काम नहीं है जब ऑयल ही दुनिया में खत्म हो जाए। फिर आता है इंटरनल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं वैल्यू चेन, हम देखते हैं यहां पर एट द सेम टाइम कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेस, हम कितने केपेबल हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास। थ्रेशोल्ड का मतलब है वो बेसिक रिसोर्सेज जो सबको चाहिए, जिसके बगैर आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन जो यूनिक होते हैं वो होते हैं जो सिर्फ आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये यूनिक चीजें बनती हैं आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, वो चीज जो आप कर पा रहे हैं और कोई और नहीं कर पा रहा। और दीज थिंग्स लीड यू टुवर्ड्स योर कंपैरेटिव एडवांटेज। आप कंपटीशन को बीट करके आगे निकल जाते हैं ऐसे फैक्टर्स की वजह से, जो सिर्फ आपके पास होती हैं और किसी के पास नहीं होती। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इज इट कॉपीएबल बाय समवन, कैन दिस बी कॉपीड? अगर आता है कि नहीं, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता, तो फिर ये बन जाता है आपका सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। ये बन जाता है सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज ओवरऑल पर्सपेक्टिव में। ठीक हो गया। और जो थ्रेशोल्ड है ये बेसिक है, ये सबके पास होना चाहिए। दीज आर बेसिक, सबके पास होना चाहिए। एट द सेम टाइम वैल्यू चेन के अंदर क्या होता है, वैल्यू चेन के अंदर हम देखते हैं हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है और हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी है। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारे पास क्या क्या आ जाता है सर? इसमें पूरा हमारा लॉजिस्टिक्स आ जाता है। लॉजिस्टिक्स इज इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब रॉ मटेरियल लेकर आना, पैकिंग मटेरियल लेके आना, आउटबाउंड मतलब फिनिश गुड्स लेकर जाना कस्टमर के लिए। ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे आपका प्रोडक्शन, यहाँ पर आ जाती है आपकी सेल्स, और यहाँ पर आ जाती है आपकी आफ्टर सेल्स। सेकेंडरी में आपका प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, सप्लाई, फाइनेंस, एचआर, ये वाली सारी चीजें सेकेंडरी के अंदर जो है वो फॉल कर जाती हैं। डिफर्स इन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखो सर्विस के अंदर तो प्रोडक्शन वाली चीज नहीं होती ना, वहां पे आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जैक्टली फिर वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी होगी।
वो एग्जैक्टली आपकी प्राइमरी चीज होगी। वहां पे इनबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जैसी चीज नहीं होती। सर्विस में आप ये देखते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कितना बेहतर है, आप कितने कंपेटिटिव हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आप जैसा काम करके दे रहे हैं उससे क्लाइंट को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका मसला सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, आप उसके लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बहरहाल आपको सोचने का जाविया सर्विस इंडस्ट्रीज के केस में होता है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू चेन और कैपेबिलिटी एनालिसिस, ये आपको मदद करता है इंटरनल में, और इंटरनल से पता चलती है आपको वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस यहाँ पे आपको पता चलती हैं, यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता चलते हैं। ये पूरा आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वाला पार्ट है। अब एग्जाम में अगर सवाल आता है और एग्जामिनर आपसे कहता है भाई हम किसी नई जगह पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप उस नई जगह को एनालाइज कर लो पोर्टर्स डायमंड्स है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई हम एक नई मार्केट में ऑपरेट करने जा रहे हैं, आप उसको इवेल्युएट कर लो पेस्टल से, आप उसके कंपटीशन को इवेल्युएट कर लो 5 फोर्सेस से। एग्जामिनर आपको करंट मार्केट के स्टेटिस्टिक्स देता है और कहता है कि बताओ कौन सी टारगेट मार्केट हमें चूज करनी चाहिए, आप वहां पे ढूंढो स्ट्रेटेजिक स्पेस। स्पोर्टेज बिकी थी ना 20,000 गाड़ियां, कैसे बिकी सर? कोई भी एसयूवी नहीं बेच रहा था, फॉर्च्यूनर थी एसयूवी, उससे पहले थी सिविक और करोला, बीच में कुछ भी नहीं था। किया वाले ने बोला यही गाड़ी उतारनी है, पाकिस्तान में इसी की जरूरत है, 5 लाख रुपए ऊपर दो, स्पोर्टेज बेचो, टुसॉन बेचो। एमजी वाले ने भी यही गाड़ी बेचना शुरू कर दी। इंडस ने बोला यही काम हम सेडान में करेंगे, 24 लाख में यारिस लॉन्च कर दी, कोई थी नहीं सेडान इस कैटेगरी के अंदर। 18 लाख की कल्टस थी, उसके बाद 28 लाख की करोला और सिटी शुरू होती थी 30 लाख की। इन्होंने कहा जी 22-24 लाख की यारिस लॉन्च कर दें, फिर ऑल्सवेन। और ये वो स्ट्रेटेजिक स्पेस वो एरिया होता है जिसको और कोई टारगेट नहीं कर रहा होता। तैमूर उस पर आ रहा हूं, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। अब देखो ये तुम्हारा एनालिसिस हो गया। किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी को जब तुम ऑप्ट करने जाते हो, किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी को, तो बेसिक होता है कि आप वहां पे अपना एसएफए मॉडल अप्लाई करें। सर एसएफए मॉडल क्या है? एसएफए मॉडल के अंदर फिर 3 चीजें आ जाती हैं। एक है सूटेबिलिटी, दूसरा है फिजिबिलिटी, और तीसरा है एक्सेप्टेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या है? सूटेबिलिटी का मतलब यह है कि क्या आपके ये विजन मिशन को, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को सूट करता है काम करना। जो आपका विजन है, जो आपका मिशन है, जिस तरीके से आप कंपनी को लेके चल रहे हैं, जो आपका माइंडसेट है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, क्या उसमें ये फॉल करता है? अगर आपका मकसद प्रॉफिट कमाना है तो क्या यहाँ प्रॉफिट कमा सकते हैं? सूटेबिलिटी में इन सारी चीजों में, सब चीजों को देखा जाता है। कि सारा सूटेबिलिटी के अंदर एंगल कवर होता है। फिर एक्सेप्टेबिलिटी के अंदर क्या आपके स्टेक होल्डर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे हम अपने स्टेक होल्डर्स के हवाले से सोचते हैं। स्टेक होल्डर्स का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस भी हो सकता है। सूटेबिलिटी के अंदर हम क्या देखते हैं? सूटेबिलिटी में हम देखते हैं भाई कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कंपनी के मिशन विजन के साथ, इन चीजों के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। फिजिबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कि उस चीज को करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। डू वी हैव द वैलिड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू डू दैट। इतने पैसे हैं हमारे पास, इतने रिसोर्सेज हैं दैट वी कैन टेक अप दिस इन्वेस्टमेंट, वी कैन टेक अप दिस सब्सिडरी, वी कैन मेक दिस मर्जर, वी कैन मेक दिस एक्विजिशन। क्या हम ये चीजें कर सकते हैं? तो जब भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का सवाल आता है, इस तरह की कोई चीज आती है, आप उसे एसएफए मॉडल में इवैल्यूएट कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी कंपनी अपनाए, एसएफए मॉडल में इवैल्यूएट करे उसको। कोई भी स्ट्रैटेजी कंपनी अपना रही है, किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, किसी भी जगह पे जा रही है, एसएफए के टर्म्स में उसको देखा जा सकता है। लाजमी और मलजूम नहीं है कि आप इसी मॉडल को सवाल में अप्लाई करें। आपके पास ये सारा इंफॉर्मेशन का जखीरा है, खजाना है, आपने इसको इस्तेमाल करके प्रैक्टिकली चीजें लिखनी है, कंपनी ने काम करना है या नहीं करना। आप पेस्टल की बेस पे जवाब दो, आप डायमंड की बेस पे जवाब दो, 5 फोर्सेस की बेस पे जवाब दो, या आप एसएफए की बेस पे जवाब दो। आप साबित करो कि ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। प्रोस बताओ, कॉन्स बताओ, फायदे बताओ, नुकसान बताओ, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन बताओ, नॉन फाइनेंशियल इवैल्यूएशन बताओ, और ये साबित करो कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं। आपको डेटा से खुद समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब कहां से देना चाहिए। आपको अगर वो कंपटीशन का डेटा बहुत ज्यादा दे रहा है तो 5 फोर्सेस की तरफ हिंट है। अगर वो आपको कंट्री के बारे में ज्यादा फोकस करके बता रहा है तो डायमंड की तरफ हिट जो है वो ज्यादा हिंट है। अगर वो आपको अलग अलग तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह सारी डिटेल्स दे रहा है, आप एसएफए में ढाल सकते हैं, आप एसएफए में ढाल लें। इस तरह से बहरहाल ये पूरा सिनेरियो आपके पास जो है वो बनता है। फिर एक दफा आपने ये चीज डिसाइड कर ली कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट करनी है, इस प्रोडक्ट में जाना है, काम करना है, तो दूसरा सवाल अब कॉम्पीट किस तरह करोगे।
हाउ वुड यू कॉम्पीट इन टू द मार्केट? तो उसके लिए हमारे पास जेनेरिक स्ट्रैटेजीज हैं, जिसको हम कहते हैं चॉइसेस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे ऊपर, ये देखें स्ट्रेटेजिक चॉइस, ये सारा स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर आता है। कॉम्पीट करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं सर हमारे पास? एक तरीका कॉम्पीट करने का है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप, मुझे बताओ कॉस्ट लीडरशिप का क्या मतलब है? सस्ता बनाना या सस्ता बेचना? हाँ जी, क्या समझ में आता है आपको इससे? जुनेद कहते हैं दोनों, कला कहते हैं सेल, असद कहते हैं दोनों, राव कहते हैं दोनों। सस्ता बना के सस्ता बेचना, प्रोड्यूस चीप। मुझे एक बात बताओ, ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है $10 में, ऑयल जमीन से एक्सट्रैक्ट होता है $10 के अंदर, सऊदी $90 का बेचता है। बहुत सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है, सस्ता बेचता क्यों नहीं है? ऑयल निकालने में सऊदी रशिया ये कॉस्ट लीडर्स हैं, इतना सस्ता निकाल लेते हैं। ईरान उससे ज्यादा सस्ता निकाल सकता है। अगर सऊदी $10 में निकाल रहा है, ईरान $2 में निकाल सकता है। फिर क्यों महंगा बेचता है वो? सर डिमांड है। तो ये याद रखो, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब सस्ता बनाना है। कॉस्ट लीडरशिप है वो, इट्स नॉट सेलिंग लीडरशिप, सेल प्राइस लीडरशिप नहीं है वो। अगर आप महंगा भी बना रहे होंगे ना और कंपटीशन होगा, या लोगों को आपको इस प्रोडक्ट की आदत डालनी होगी, आप सस्ता बेचेंगे। दवाई डॉट पीके की एग्जांपल ले लो, दुकान पे 10% डिस्काउंट मिलता है, या ऐप पे 15% डिस्काउंट देते थे कुछ टाइम तक, कुछ टाइम पहले तक 15% डिस्काउंट दे रहे थे। क्यों? लोगों की आदत बनानी थी ऑनलाइन दवाई खरीदने की। कोई चाहता नहीं था ऑनलाइन खरीदना, ये डिस्काउंट देके अपनी तरफ बुला रहे थे, अपना नुकसान कर रहे थे 5% का, ग्रॉस लॉस कर रहे थे। जीएम पे जो लॉस होता है ना, जीपी पे लॉस कर रहे थे 5% जेब से देके। तो यहाँ पे सारी बात ये होती है कि आप कॉस्ट लीडरशिप के अंदर सस्ता प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस विद लोएस्ट कॉस्ट। लेकिन जो यहाँ पे प्राइस होती है, प्राइस होती है एज पर कॉम्पिटिशन। एज पर कॉम्पिटिशन, ये डिमांड। भाई मैं आईपॉड सस्ता बनाता हूं, मैंने आईपॉड सस्ता बना के महंगा बेचा, लोग ले रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है प्राइस कम करने की? अगर लोग ले रहे हैं तो, if someone wants to buy it, if the demand is there, I can sell for the high price as well. हाँ नॉर्मली सर, नॉर्मली ऐसा होता है। थोड़े से हल्के आ जाएं सर, आप इतने भारी भारी पॉइंट मार रहे हैं। नॉर्मली 90% केसेस में ऐसा होता है, कॉस्ट लीडरशिप अचीव वहां होती है जहां स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। और जब प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हो, लोगों को फीचर्स का ज्यादा सरोकार नहीं हो कि क्या फीचर्स हो क्या नहीं, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर नॉर्मली आपके पास सप्लायर्स मल्टीपल होंगे, मल्टीपल सप्लायर्स होंगे आपके पास, और गेम होगा हाई वॉल्यूम का। तो लोग क्या करेंगे, लोग कॉस्ट लीडरशिप में अमूमन ज्यादा सप्लायर्स होने की वजह से और वॉल्यूम हाई होने की वजह से अपनी प्राइस को कम रख देते हैं, और प्राइस को कम रख के कंपटीशन को बीट करने की कोशिश करते हैं। जो जितना सस्ता बना पाता है वो कंपटीशन को बीट कर देता है। तला कहते हैं सर इम्तियाज कैन नॉट बी सेड टू बी फॉलोइंग कॉस्ट लीडरशिप। इम्तियाज इज फॉलोइंग कॉस्ट लीडरशिप, बट इम्तियाज अपनी सेलिंग प्राइस डिमांड के हिसाब से सेट करता है। उसको पता है यार बराबर वाले स्टोर में दाल मिल रही है, चावल मिल रहे हैं, वो दाल और चावल सस्ती रखेगा ताकि लोग आए यहाँ पे लेने के लिए, ताकि लोग आए यहाँ पे लेने के लिए। लेकिन इम्तियाज को ये पता है कि इम्तियाज जैसे और नहीं है, तो जिन लोगों को इम्तियाज के पास अपना माल रखवाना है, अपना सामान रखवाना है, उनकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस बहुत है, बहुत है रजिस्ट्रेशन चार्जेस। आप सिर्फ बेसिक कमोडिटी उठा लें, आटा दाल चावल ये चीजें उठा लें, अगर आपको अपनी कंपनी के चावल वहां रखवाने हैं, 2 से 2.5 करोड़ रुपए की तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। इम्तियाज वाला कहता है भाई मेरा शेल्फ साइज लिमिटेड है, मैं तुम्हें क्यों दूं, तुम्हारी चीज अपने शेल्फ पे क्यों रखूं? या तो फ्रंट शेल्फ है, लोग आते ही चीज उठा लेते हैं फौरन, मैं तुम्हारा सामान रखूंगा बिक जाएगा, लाओ मुझे 2-2.5 करोड़ पे रजिस्ट्रेशन के दो। तो ये सेलिंग प्राइस कम रख दी उसने? कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन इतनी महंगी है। क्यों? इम्तियाज जैसे और बहुत कम ऑप्शंस हैं, इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपके पास। दाल चावल मिल रहा है मोहल्ले में, वो चाह रहे मेरे पास आके लें, तो उसने उसको सस्ता रख दिया। प्राइस हमेशा कंपटीशन सेट करता है, प्राइस हमेशा डिमांड सेट करती है। कॉस्ट लीडरशिप में तुम कॉस्ट के लीडर हो,
सेलिंग प्राइस के लीडर नहीं हो। एक वक्त आता है सप्लायर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, कंपटीशन कट थ्रोट हो जाता है, सप्लायर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, कंपटीशन बहुत इंक्रीज कर जाता है। अब एग्जाम में सवाल आया, आपने देखा कंपनी कॉस्ट लीडर है, आपने वहां लिख दिया जी सस्ता बेचो, और उसने बोला और कोई कंपेटिटर है ही नहीं और कोई डिमांड है ही नहीं, आपने बोला नहीं सस्ता बेचो। कॉस्ट लीडरशिप की डेफिनेशन है सस्ता बेचना, सस्ता बनाना डेफिनेशन है। मैं बेशक महंगा बना रहा हूं, लेकिन अगर माशरे में डिमांड है, सॉरी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, हर कोई वो काम कर रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं पैसे कम चार्ज करूंगा, बिल्कुल कम चार्ज करूंगा। एक जमाना था चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक सब्जेक्ट का एक टीचर दो टीचर मुश्किल से मिलते थे पाकिस्तान में। आज लाइन लगी हुई है, जिस शहर में जिस सूबे में पढ़ना है जहां पढ़ना है पढ़ो, तो जितना भी टाइम लग रहा हो टीचर को अपनी कोर्स फी रिड्यूस करनी पड़ रही है, वरना स्टूडेंट नहीं आएगा। कोई 1 महीने का डेमो फ्री दे रहा है, कोई 2 महीने का फ्री दे रहा है, कोई पूरा बैच फ्री दे रहा है, कोई कह रहा है जी इंस्टॉलमेंट्स में दे देना, कोई कह रहा है नहीं जी कम पैसे दे देना। मैंने 2016 में 6 साल पहले अपनी कोर्स फी फाइनल की 17-18 हजार रुपए भरी थी। तुम इन्फ्लेशन एडजस्ट करो, कम से कम 25-30 हजार का कोर्स होना चाहिए था, 5 हजार में कोर्स मिल जाता है। क्यों? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो गया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सब नहीं पढ़ा सकते, भाई लोग पढ़ा सकते हैं, बहुत लोग पढ़ा सकते हैं। ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ऐसी कोई चीज थोड़ी है कि मैं ही पाकिस्तान में सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, बहुत लोग पढ़ा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल सप्लायर्स, सप्लायर्स मल्टीपल है, सेलिंग प्राइस मुझे कम रखनी पड़ेगी, बेशक मेरी जो भी मेहनत लगे, बेशक मेरा जितना भी टाइम लगे, आई हैव टू कीप दिस सेलिंग प्राइस, क्योंकि मुझे वॉल्यूम हाई अचीव करना है। प्राइस कम रखूंगा तो वॉल्यूम ज्यादा अचीव हो पाएगा। इट्स अ सिंपल एग्जांपल, इट्स अ सिंपल डायनामिक। मैंने सीए की मार्केट को लीस्ट कंपेरेटिव से मोस्ट कंपेरेटिव होते हुए देखा है। ये पूरी ट्रांजिशन देखी है मैंने 2012 से 2022 तक। 2012 में शुरू किया था, 18 में कंप्लीट किया, 2022 हो गया आज। मैंने 10 साल में इसको पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, फ्रॉम वेरी लीस्ट कंपटीशन। और 1 से 2 इंस्टीट्यूट थे जो राज करते थे पूरे शहर पे, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां से जो है वो करते हुए आज इतने बड़े लेवल पे जो है हम पहुंचे हैं। तो कंपटीशन जब होता है तो प्राइस वो सेट करता है। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कॉस्ट कम होना है। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप सस्ता बेचें लाजमी, तो कंपटीशन ऑलवेज डिटरमिन्स द प्राइस, राइट। इसके बाद दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है डिफरेंशिएटर। सर डिफरेंशिएटर का मतलब ये, डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा यूनिक कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर रहा। देयर इज सम काइंड ऑफ अ यूनिक थिंग जिसको कस्टमर वैल्यू करता है। और सर ये यूनिक क्या है? ये यूनिक है प्रोडक्ट के फीचर्स, क्वालिटी, कस्टमर ट्रीटमेंट, सर्विस। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन चूंकि उनकी कस्टमर सर्विस खराब होती है, वहां पे बहुत ज्यादा डिले आता है, आप वहां जाना पसंद नहीं करते। आप कहते हैं ठीक है यार टेस्ट है तो क्या हुआ, टेस्ट और जगहों पे भी मिल जाएगा। इनके वेटर्स को बात करने की तमीज नहीं है, ये बिल पर जो है वो जबरदस्ती के 15% सर्विस चार्जेस लगा के आ जाते हैं, जो कि लीगल नहीं है। लोग नहीं करते ना वैल्यू इस चीज को। तो डिफरेंशिएशन वो होती है जो वैल्यू भी कस्टमर करे। आप प्रोडक्ट में 2 चीजों में खेल सकते हैं, प्राइस और फीचर्स में। प्राइस कम कर दी आपने, बहुत सारा सामान बेच दिया, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचा, कोई एडेड फीचर्स एडेड एडवांटेज नहीं है। जैसे आटा चावल दाल रोटी इनकी बात हो गई, बेसिक कमोडिटीज हैं, चावल कोई भी बेच सकता है, ऐसी कोई चीज कोई अलग नहीं क्रिएट कर देगा उसके अंदर। लेकिन अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है कोई ज्वेलरी परचेज करने के लिए, कपड़े परचेज करने के लिए, वहां पे कोई ना कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ सकता है। कपड़े की क्वालिटी हो सकता है डिफरेंट हो, डिजाइन हो सकता है डिफरेंट हो, ब्रांड इमेज डिफरेंट हो, सिंबॉलिफिकेशन हो, माशरे में उस कपड़ों को या उस ब्रांड को स्टेटस सिंबल समझा जाता हो। जैसे नाइकी के साथ, स्केचेस के साथ, ऑलबर्ट्स के साथ ये मामला है। डिफरेंशिएटर आ गया, अब लोग प्राइस देने के लिए तैयार होंगे। तो आप कुछ यूनिक प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ प्रीमियम प्रोवाइड कर रहे हो, और उसके लिए आप प्राइस भी हाई चार्ज कर रहे हो। तो आपके कुछ यूनिक या प्रीमियम फीचर्स होते हैं, प्राइस भी हाई होती है। तीसरा तरीका होता है फोकस। फोकस का क्या मतलब है सर? फोकस का मतलब है आप एक बहुत ही स्पेसिफिक नीश को टारगेट कर रहे हैं, बहुत ही स्पेसिफिक नीश को। अब ये नीश को टारगेट करने में 90% केसेस में आप उन्हें महंगा बेच रहे होते हैं प्रीमियम सर्विस के साथ। प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम बेनिफिट्स, प्रीमियम फीचर्स, प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम प्राइसिंग। रोल्स रॉयस की एग्जांपल ले लो, पूरी दुनिया के 1% लोग हैं जिसको ये टारगेट करते हैं। पोर्श की एग्जांपल ले लो, दुनिया के 4-5% है जिनको ये टारगेट करते हैं। मेहरान को देख लो, ऑल्टो को देख लो, पूरे पाकिस्तान को टारगेट करता है। सब ले लें हमारी गाड़ी, सब खरीद लें उस गाड़ी को। तो ये फर्क आता है दो चीजों में। नीश हमेशा एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द मार्केट होता है, इसको आप टारगेट करते हैं। अब इसको अगर आप सस्ता बेच रहे हैं तो ये फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप हो गई।
अगर आप प्रीमियम यूनिक चीज बेच रहे हैं तो फिर ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन हो गई, सही। तो फोकस के अंदर आपका सारा फोकस एक नीश स्मॉल सेगमेंट पर होता है, जिसको आप ये चीज बेच के जो है वो कमा रहे होते हैं। अब टीचिंग की जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कॉस्ट लीडरशिप के अंदर, फोकस का क्या होगा? फोकस में मिसाल के तौर पे मैं टीचिंग करता हूँ, लेकिन हजारों बच्चों को नहीं, मैं कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेनिंग्स देता हूँ, है वो भी पढ़ाना ही, है वो भी चीजें सिखाना ही, लेकिन वहां पे बहुत एक छोटी टारगेट मार्केट है, टिकट साइज बहुत बड़ा है। एक ट्रेनिंग के मैं लाखों रुपए चार्ज कर सकता हूँ, यहाँ मैं 2 साल पढ़ाऊंगा तो शायद मेरी कोर्स फी इतनी बनेगी। लेट्स बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फोकस कहलाता है यहाँ पे, और इसको कहते हैं, इस पूरी चीज को आप कहते हैं कंपेरेटिव स्ट्रैटेजीज या जेनेरिक स्ट्रैटेजीज। फिर उसके बाद एक चीज होती है आपके पास लॉक इन स्ट्रैटेजी। सिम कार्ड वन टाइम, बैलेंस या क्रेडिट डलवाना लाइफ टाइम। एक दफा उसको सिम बेच दो, बस सिम बेच दी, अब सारी जिंदगी क्रेडिट आपसे डलवाएगा। एक दफा सिम बेच दो उसको, आपने उसको लॉक इन कर लिया। एक दफा उसको गाड़ी बेच दो, स्पेयर पार्ट्स के लिए डीलरशिप के लिए हमेशा आएगा आपके पास, 5 साल तक आता रहेगा, वो रिपीट रेवेन्यू है। एक दफा उसको मोबाइल बेच दो, आई क्लाउड की स्टोरेज के लिए, आईट्यून्स के लिए, जितने भी किस्म के आई वाले प्रोडक्ट्स हैं इन सब के लिए वो आपके पास आएगा, इन सब चीज के लिए वो आपके पास आएगा। ये कहलाती है लॉक इन स्ट्रैटेजी, जहां पे आप एक दफा चीज दे देते हैं और फिर उसके बाद उसको लॉक कर लेते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू और इन सारी चीजों के थ्रू। बिल्कुल सही है। और फिर यहाँ पे एक चीज आती है स्ट्रेटेजिक क्लॉक। स्ट्रेटेजिक क्लॉक हमें क्या बताती है? स्ट्रेटेजिक क्लॉक हमें बताती है राइट मिक्स बिटवीन प्राइस एंड फीचर्स। फीचर्स कह लो, बेनिफिट्स कह लो ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे बेसिक होता है नो फ्रिल। नो फ्रिल क्या है? लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी होती है सर, बेसिक बेनिफिट्स, वेरी बेसिक प्राइसिंग। सबसे बेसिक, सबसे बेसिक। जैसे एयरलाइंस की एग्जांपल ले लो, यूरोप में जो एयरलाइंस हैं 15-20 यूरो में मेरा ख्याल है आप, या पाउंड में आप शहर जो है वो लंदन पहुंच जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाते हैं। यूएस की एग्जांपल ले लें, 20-30 डॉलर में फ्लाइट्स मिल जाती हैं डोमेस्टिक, आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। उसमें पानी भी आपका होता है, खाना पीना भी आपका होता है, कोई ज्यादा आपको उसमें लगेज वगैरह की, बैगेज की, किसी चीज की आपको फैसिलिटी नहीं होती, बिल्कुल ही बेसिक होती है। एमिरेट्स की एग्जाम्पल ले लो, एमिरेट्स थोड़ा प्रीमियम है, उसकी इकोनॉमी क्लास भी बहुत प्रीमियम है, बहुत जबरदस्त ट्रैवलिंग होती है, वो एक डिफरेंट तरीके से चल रही है। एमिरेट्स के नीचे फ्लाई दुबई है, फ्लाई दुबई की एग्जाम्पल ले लो, इकोनॉमी बिल्कुल बेसिक प्राइसिंग, बेसिक फीचर्स, हर चीज उसमें बिल्कुल बेसिक है। बैगेज वगैरह अलाउड होता है, लेकिन बेसिक के अंदर वो सारा कुछ जो है वो फॉल कर जाता है। ठीक है, नो फ्रिल आपकी स्ट्रैटेजी होती है। इसी तरीके से फिर आप उससे थोड़ा बढ़ जाएंगे, जो आपकी प्राइस बढ़ गई, चीजें हो गई, यहाँ पे लो प्राइस की स्ट्रैटेजी आ जाती है, मीडियम प्राइस या लो प्राइस आ जाती है, बेनिफिट्स भी आपके उसी हिसाब से होते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है एक हाइब्रिड, फिर आ जाता है यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन कि भाई यूनिक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसे भी चार्ज कर रहे हैं। फिर आ जाता है आपके पास जो है वो फोकस। इसके अलावा उस क्लॉक में जितनी कॉम्बिनेशन है ना, उसमें प्राइस ज्यादा है, बेनिफिट्स कम है, ये सारी फेल हो जाती। जब आपके प्राइस आपके बेनिफिट्स को आउटवे करेंगे, योर स्ट्रैटेजी विल फेल। सिंपल सी बात है। एग्जाम में सवाल आया, आपको इवेल्युएट करना है प्राइस और बेनिफिट्स का रेशो क्या है आपस में। अगर प्राइस ज्यादा है बेनिफिट से, यहां आप फेल कर जाएंगे। कस्टमर को लगे कि भाई जो चीज चीज के वो पैसे दे रहा है, उसे वो रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा डीएचए जाते हैं हेयर ड्रेसिंग के लिए, 3-3,500 4,000 रुपए एक सिटिंग में, 5,000 रुपए एक सिटिंग में दे के आते हैं। अब वो वहां एंटर हो और उनका बार बार उनको कॉफी ऑफर ना करे अगर, या अच्छी सी जो है वो सिटिंग ऑफर ना करे, वो नहीं देंगे 5,000 रुपए कभी भी। वो जाते ही इसीलिए जबरदस्त तरीके से वो सीटिंग करवाता है, फिर उसके बाद वो उनकी पसंद की कॉफी मंगवाता है, फिर जो है वो एक रॉयल ट्रीटमेंट सारा जो है वो सारा दिया जाता है, और फिर आपका सारा प्रोसीजर होता है। तो पैसे सारे उन चीजों के होते हैं, सारे उन चीजों के पैसे होते हैं। तो प्राइस अगर बेनिफिट्स को कॉम्पनसेट कर रहे हैं,
या बेनिफिट्स उससे थोड़े ज्यादा हैं तो लोग पैसे देंगे, अदरवाइज लोग पैसे नहीं देंगे। ये सिंपल सी बात स्ट्रेटेजिक क्लॉक के अंदर आती है। चलें जी, यहाँ पे जो है वो ये बात पूरी मुकम्मल हो गई, सही है। ये स्ट्रेटेजिक चॉइस और ये सारी बात जो है वो यहाँ पे आ जाती है। फिर हमारा अगला एंगल होता है स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में एक बहुत काम का मॉडल आपके पास होता है, वो है एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स। एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते हैं सर, क्या सूरत हाल होती है हमारी एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स में? देखिए, एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स ये कहता है कि भाई आपकी डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है मार्केट पेनिट्रेशन का, जहां पे आप एक प्रोडक्ट को एटलीस्ट सक्सेसफुल बना दो, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना दो। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। सीमेंट बेच रहे हो, सीमेंट बेच लो पहले सही तरीके से। स्टील बेच रहे हो, स्टील पहले बेच लो सही तरीके से। गारमेंट्स का काम है पहले कपड़े सही तरीके से बेच लो, उसके बाद फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और इन चीजों में आ जाना। पहले ये प्रॉपरली ये काम कर लें, ये मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर आ जाता है। फिर जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कराची की मार्केट पूरी एक्सप्लोर कर ली, लाहौर मिल गई, इस्लामाबाद मिल गया। अब आपने बोला जी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाद मैं गुजरांवाले जाऊंगा, गुजरांवाला जाऊंगा, मैं फैसलाबाद जाऊंगा, मैं जो है वो मुल्तान जाऊंगा, मैं हैदराबाद सखर एक्सप्लोर करूंगा, मैं कोयटा पेशावर एक्सप्लोर करूंगा। ये टीयर 2 सिटीज में आता है। टीयर 1 में प्रीमियम आपकी 3 सिटीज हैं, फिर उसके बाद आपकी टीयर 2 सिटीज आती हैं। तो फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे हम करेंगे मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट से क्या मुराद है? यही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। फूड पांडा वाला यही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है सर। फूड डिलीवरी सर्विस है, यही प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट नहीं है। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है सर, हम नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं टू द एग्जिस्टिंग मार्केट्स। फूड पांडा की कोई एग्जांपल है? कौन सा ऐसा रिसेंटली लॉन्च नया प्रोडक्ट है जिन्होंने आपको बेचना शुरू किया है? कोई बता सकता है? एग्जैक्टली, पांडा मार्ट। मार्केट सेम है, प्रोडक्ट नया है। द सेम मार्केट बट द प्रोडक्ट इज न्यू। कुछ टाइम पहले तक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में थे, अब पूरे पाकिस्तान में फैल गए। सेम प्रोडक्ट, न्यू मार्केट्स। अब पांडा मार्ट को भी वहां पे लेके चले गए, सब जगह पे लेके चले गए पूरे पाकिस्तान में। और फिर आखिरी होता है आपके पास डाइवर्सिफिकेशन। सर डाइवर्सिफिकेशन में आता है न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट कैसे? सीमेंट बेचते बेचते बिजली बेचना शुरू हो गए, ये एक एग्जांपल हो सकती है। कोलगेट बेचते बेचते मैकडॉनल्ड्स बेचना शुरू हो गए, एग्जांपल हो सकती है। मार्केट भी थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां पे आप फैमिलीज को, चीजों को, इसको टारगेट कर रहे थे, यहाँ पे आप बिल्कुल ही रेस्टोरेंटिंग की लाइन में चले गए। बिल्कुल एक अलग तरीका। पेपर की मार्केट, मिसाल के तौर पे मैं जो है वो साबुन शैम्पू बेचते बेचते पेपर की मैंने कंपनी खोल ली। सेंचुरी पेपर है ना, कोलगेट वालों की है, कोलगेट वालों की कंपनी है सेंचुरी पेपर। तो एक होता है आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स में रहते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट्स को, एक होता है नए प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग, एक होता है बिल्कुल ही अनरिलेटेड चीज के अंदर चले आते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन का एंगल आ जाता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी फिर आपके पास कुछ चंद एक चीजें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की पीछे है रॉ मटेरियल की चेन, आगे है सेल्स की चेन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या किया, मैंने इसका कंट्रोल ले लिया। अब देखो ये पूरी लाइन क्या है, ये एक वर्टिकल लाइन है। मैं इधर कोई भी प्रोडक्ट नया शुरू करूंगा ना, चाहे रॉ मटेरियल का कंट्रोल ले लूं, चाहे सेल्स का कंट्रोल ले लूं, ये कहलाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये कहलाएगा वर्टिकल इंटीग्रेशन। जब मैं रॉ मटेरियल की तरफ जाता हूं तो ये कहलाएगा बैकवर्ड, और जब मैं फॉरवर्ड सेल्स की तरफ आता हूं तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड। और एक होता है रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करना। रिलेटेड प्रोडक्ट्स कैसे? सर मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, मैं अपनी बिजली खुद बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, गवर्नमेंट मुझे बिजली प्रोवाइड नहीं करती। सर ये बिजली बनाते बनाते ना 20 साल में मुझे बिजली बनाना आ गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्लांट लगा लेता हूँ, उस प्लांट में बिजली बना के गवर्नमेंट को बेचूंगा। आपने एक आईपीपी क्रिएट कर ली, स्किल्स थे आपके पास, एक्सपर्टीज थे, लेकिन मार्केट बिल्कुल डिफरेंट, प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट।
आपने डाइवर्सिफाई किया, लेकिन एक ऐसे प्रोडक्ट में किया जिसके रिसोर्सेज थे आपके पास, जिसकी कॉम्पिटेंस थी, जिसके स्किल्स थे। ये कहलाएगा रिलेटेड प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करना। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। P2, P3, P4, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। दिस इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पे भी फॉल नहीं कर रही, ना वो रॉ मटेरियल है, ना वो सेल्स है, ना वो कोई रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो फिर वो कॉन्ग्लोमरेट वाली सिचुएशन बन जाती है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन कहलाती है वो। या आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का पूरा एक तरीका कार होता है। और कंपनीज वक्त के साथ साथ डेवलप होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं। एक वक्त आता है जब वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी होती हैं। खैर, इस पर बाद में आते हैं, पहले एक और पॉइंट डिस्कस करना है। जब आप ये डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, तो सर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट। ये सारी डेवलपमेंट होगी कैसे? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ दिस डेवलपमेंट? तो इन मेथड्स में क्या क्या आ जाता है, कोई बता सकता है? मैं नए प्रोडक्ट्स को किस तरह से लॉन्च करता हूं, कैसे? हाँ, कंसेंट्रिक और वो सेम है। एग्जैक्टली exactly. सर सबसे पहला बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, मुझे लगा सो गए। ऑर्गेनिक, खुद से अपने पैसों से। सर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, गौतम अदानी को देखो। सर यहाँ पे आता है फिर आपके पास पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स के अंदर आ जाता है आपके पास जेवीज, आपके पास आता है कोलैबोरेशन। सर जेवी के अंदर हम रिसोर्सेज पूल करके एक कंपनी बनाते हैं, और दो कंपनियां मिलकर एक तीसरी कंपनी बना के उसमें पार्टनरशिप में काम कर रही होती हैं। कोलैबोरेशन में होता है कंपनी नहीं बनाओ, ऐसे ही एक कंबाइंड प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर लो। जेवीज आ गया। लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग हो गया। फिर हो गया यहाँ पे आपका फ्रेंचाइजिंग। ये चीजें यहाँ पे आ जाती। दीज आर द मेथड्स। सर इसमें अक्सर फ्रेंचाइजिंग में लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि फ्रेंचाइजिंग कब करनी चाहिए, कब नहीं। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई ये कंपनी है, फ्रेंचाइजिंग करना चाह रही है, बताओ इसके लिए सूटेबल है या नहीं। फ्रेंचाइजिंग सिर्फ तब करो जब आपका इंतहाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, आपके एसओपी डिफाइन हो, आपके प्रोटोकॉल्स डॉक्यूमेंटेड हो, इनका आप आराम से ऑडिट कर सकते हो, और बेसिक मार्केट पेनिट्रेशन आपकी हो चुकी हो। बेसिक आपकी मार्केट पेनिट्रेशन डन हो। वरना जिसको फ्रेंचाइज दोगे उससे बिकेगा ही नहीं। जब बिकेगा नहीं तो वो बोलेगा भाई मैं आपकी चीज कैसे बेचूं, इसकी डिमांड ही नहीं है, लोग खरीदते ही नहीं है आके ये। तो आपने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया हो, सबको पता हो गया प्रोडक्ट बिकता है, इसके ये फायदे, ये फवायदे हैं, फीचर्स हैं, फिर आप फ्रेंचाइजिंग पे जाएं। ऑर्गेनिक में आप तब जाएं जब आप एक ऐसे बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं जहां पर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे। नहीं चला तो आप कुछ टाइम में बंद कर देंगे। मर्जर एक्विजिशन में ये होता है कि हम बहुत हैवी डेट ले लेते हैं, पैसा उठा लेते हैं, और एक दफा में कंपनी एक्वायर कर लेते हैं। एक्वायर करने के बाद पता चला जी हमें तो ये काम करना आता ही नहीं है, हमसे गलती हो गई, हमारी एक्सपर्टीज ही नहीं है इस काम करने की। तो फिर बहरहाल आपको कंपनी किसी को बेचनी पड़ती है या बंद करनी पड़ती है। इसके लिए अच्छा होता है आप जेवीज और पार्टनरशिप्स में काम करें। इसमें रिस्क शेयर हो जाता है, कोई और आपके साथ रिसोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटीज को मिला लेता है। उनकी स्ट्रेंथ्स आपकी स्ट्रेंथ्स बन जाती हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स उनकी स्ट्रेंथ्स बन जाती हैं, वीकनेसेस खत्म हो जाती हैं। ये भी बहरहाल एक फायदा है। ठीक है, जब ये सारे प्रोडक्ट्स आप कर चुके होते हो और जिंदगी में बहुत आगे जा चुके होते हो, तो आपके प्रोडक्ट्स का बन जाता है एक पोर्टफोलियो। आपके प्रोडक्ट्स का बन जाता है एक पोर्टफोलियो। और अब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में किसको रखना है, किसको नहीं रखना। सर क्यों डिफाइन करना होता है? क्योंकि भाई हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है। हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है। हर प्रोडक्ट की एक इंट्रोडक्शन फेज है। हर प्रोडक्ट का एक ग्रोथ फेज है। हर प्रोडक्ट की एक मेच्योरिटी आती है, और उस मेच्योरिटी के बाद उसका डिक्लाइन शुरू होता है। आप नोकिया की एग्जांपल ले लें। हार्डवेयर 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 एग्जांपल, बेचते ही रहे वो इस चीज को। जी हमारा हार्डवेयर बहुत अच्छा है, जी हमारा हार्डवेयर बहुत अच्छा है। अभी भाई फोन सर पे मारना ही नहीं होता। ये एग्जांपल देना कि फोन सर पे लग जाए, सर नहीं फटेगा फोन, जो सॉरी सर फट जाएगा फोन, ये बेकार की बात है।
हार्डवेयर का मुझे करना क्या है, मैं तो फोन को गले से लगा के रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ। मैं क्यों फोन किसी के सर पे मारूंगा जाके। हार्डवेयर को सेल करते रहे, एक वक्त आया ग्रोथ हुई, मेच्योरिटी आई, डिक्लाइन कर गया। लोग सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट कर गए, ऐप स्टोर्स पे, एप्स पे, फीचर्स पे, साउंड क्वालिटी पे, चीजों पे, इन सब पे शिफ्ट कर गए। फिर फोन के अंदर आपका MP3 प्लेयर, आईपॉड जो था वो भी फोन में आने लगा। आपकी अलार्म क्लॉक्स वगैरह भी फोन में आ गई, कैमरा भी फोन में आ गया, फोटोग्राफी फोन से होने लगी, अब वीडियोग्राफी भी फोन से होने लगती है, व्लॉगिंग भी अब फोन से हो जाती है। ये सारी चीजें फोन से होने लग गई हैं। तो जो पीछे डिवाइसेस थी, DSLR, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा DSLR कैरी होता है, सिर्फ प्रोफेशनल लोग रखते हैं। अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी आपको आज फोन से फोटोग्राफी करता हुआ नजर आ रहा होगा। तो एक डिक्लाइन शुरू हो गया ना। जो पहले रोल बेस्ड कैमराज आते थे, डिजिटल कैमराज आते थे, फॉर दैट मैटर कोडैक के, आज कोडैक का नाम किसको पता है। वो जो दुकानें होती हैं तस्वीरों की, उनकी बोर्ड पे खाली दुकान पे बोर्ड लगा हुआ होता है, बाकी तो कोडैक का नाम कहीं नहीं है, खत्म हो गया। एक जमाने में बहुत बड़ा मार्केट शेयर, नोकिया का बहुत बड़ा मार्केट शेयर। तो हर प्रोडक्ट का एक डिक्लाइन है। आपको राइट टाइम पे राइट स्ट्रैटेजी लेनी होती है। वो स्ट्रैटेजी कैसे होगी, जब आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे। आपका प्रोडक्ट एक वक्त में 4 चीजों के अंदर फॉल कर सकता है। क्या क्या सर? BCG मैट्रिक्स हमें हेल्प करता है एनालाइज करने में कि हमारे प्रोडक्ट की क्या चीज से क्या चीज, हमारा प्रोडक्ट किस स्टेज पर है और हमें क्या स्ट्रैटेजीज के लिए रखनी चाहिए। टाइप समझते हैं, स्ट्रैटेजी समझते हैं। स्टार, प्रॉब्लम चाइल्ड, कैश काउ, डॉग। सिंपल, ये 4 नाम है। बहुत मुश्किल होता है, जहन में नहीं रहता क्या चीज क्या है। भाई सिंपल सी बात है, स्टार प्रोडक्ट वो है जिसकी मार्केट या तो इंट्रोडक्शन फेज में है या ग्रोथ फेज में है, और आपका मार्केट शेयर हाई है। हाई से मुराद क्या है? सर हाई से मुराद यहां पे ये है कि या तो आप मार्केट लीडर हैं या मार्केट लीडर के करीब हैं। या तो आप मार्केट लीडर हैं या आप मार्केट लीडर के करीब हैं। अब मिसाल के तौर पे एक मार्केट के अंदर हाईएस्ट जो मार्केट लीडर का शेयर है वो 25% है। तो आप अगर 15-16%, 18% पे हैं, आपका हाई मार्केट शेयर कहलाएगा। अगर आप 2-2.5% पे हैं तो लो मार्केट शेयर कहलाएगा। एक मार्केट है वो इतनी कंपेरेटिव है कि उधर मार्केट लीडर का जो शेयर है वो 5% है, और आप 3.5 पे हैं, तो आपका हाई मार्केट शेयर कहलाएगा वहां पर, एक बड़ा मार्केट शेयर कहलाएगा वहां पर। बिल्कुल आसान। सर प्रॉब्लम चाइल्ड क्या है? मार्केट इंट्रोडक्शन या ग्रोथ फेज में है, लेकिन आपका मार्केट शेयर लो है। आप इतना अच्छा बेच नहीं पा रहे इस मार्केट में। क्यों? ये मसला है, कोई इशू है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है जिसको फिक्स करना पड़ेगा। कैश काउ, सर मार्केट या मेच्योर हो चुकी है या डिक्लाइन होने वाली है, और आपका मार्केट शेयर बहुत हाई है, बहुत हाई है। गिरती हुई मार्केट में भी आप सबसे अच्छा कमा रहे हैं। MP3 प्लेयर की मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन आईपॉड बिक रहा था, आईपॉड बिक रहा था। सैमसंग का टैबलेट देखो आज दिखता भी नहीं है, लेकिन अभी भी एप्पल का आईपैड बिक रहा है। कैश काउ है ना। ये जो नोटबुक्स हैं, ये जो इस तरह की नोटिंग बुक्स होती हैं, नोट्स होते हैं, इसमें आईपैड अभी भी बिक रहा है। सैमसंग का टैबलेट नजर भी नहीं आता इतना ज्यादा लोगों के पास। आईपैड अभी भी टीचिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, सैमसंग का टैबलेट नहीं दिखता। तो उसकी मार्केट डिक्लाइन की तरफ चली गई, लेकिन एप्पल का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। वो एक कैश काउ के तौर पे उसको एंजॉय कर रहा है, राइट। डॉग की एग्जांपल ले लो। सर सिंपल, मार्केट मेच्योरिटी या डिक्लाइन पर है, और आपका मार्केट शेयर लो है। अब करें क्या सर? सिंपल स्ट्रैटेजी, करें क्या? भाई ये जो डॉग है ना, इससे तो डाइवेस्ट कर लो। डाइवेस्ट कैसे करूं? सर सेल इट टू द कैश काउ ऑफ दैट मार्केट। सेल इट टू द कैश काउ ऑफ दैट मार्केट। मिसाल के तौर पे मेरी टैबलेट बनाने की फैक्ट्री है, मैं टैबलेट नहीं बेच पा रहा हूँ, एप्पल का आईपैड बिक रहा है, मैंने अपनी फैक्ट्री उनको भेज दी। मैंने बोला भाई इसमें सारी मशीनरी है जो इस तरह के टैबलेट्स और आईपैड्स बनाती है, आप ये मशीन यूज कर लेना, आप ये कंपनी ले लो। जो मेरे कस्टमर्स हैं जो मेरा टैबलेट यूज करते हैं वो आपका आईपैड यूज कर लेंगे, उनको अपग्रेड कर देना।
मैंने उसको जाके अपनी कंपनी बेच दी, मैं नहीं इस पे और पैसे लगाना चाहता। कैश काउ का उसूल क्या है सर? कैश काउ से मैक्सिमम कैश निकाल लो, जब तक ये चल रहा है चलाते रहो, जब तक चल रहा है चलाते रहो, जितना कर सकते हो ना चलाते रहो, जब तक ये हो रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा ये खत्म हो जाएगा, तो फिर बाहर आ जाना इस मार्केट से। एक होता है कैश फ्रॉम, कैश काउ को यूज कहां करें सर? स्टार की और प्रॉब्लम चाइल्ड की स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई है। जो कैश काउ से कैश आ रहा है इसको लगाओ स्टार पे, इसको लगाओ प्रॉब्लम चाइल्ड पे। प्रॉब्लम चाइल्ड में सॉल्व द प्रॉब्लम्स। भाई प्रोडक्ट में मसला है, प्रोडक्ट ठीक करो। मार्केटिंग गलत कर रहे हो, मार्केटिंग ठीक करो। फीचर्स नहीं है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट डालो, फीचर्स डालो। डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सही करो। कस्टमर की कंप्लेंट है, कंप्लेंट रिजॉल्व करो। जो भी मसले हैं यहाँ पे इनको हल करो। और स्टार में अपनी पोजीशन को या तो मेंटेन करें अगर हाईएस्ट है, या फिर इंक्रीज करें। यहां आपका मकसद होना चाहिए बिकम द मार्केट लीडर एंड क्रश द कंपटीशन। आप कंपटीशन को यहाँ पे क्रश कर दें और मार्केट लीडर बन जाए। ये बेसिकली यहाँ पे आपका जो है वो मकसद होना चाहिए। ये पूरी आपकी पोर्टफोलियो एनालिसिस हो गई। सर R&D एंड मार्केटिंग से कैश का और डॉग को कैरी कर सकते हैं? देखो एक चीज जो इस थ्योरी में कवर नहीं है, इसकी लिमिटेशन है। ये थ्योरी ये नहीं बताती कि अगर मैं प्रोडक्ट को रेवोल्यूशनाइज कर दूं, तो सब कुछ चेंज कर दूं, तो एक तरीके से आपने एक नया प्रोडक्ट बना लिया ना। पुराने प्रोडक्ट की मार्केट से आप निकल गए। हार्डवेयर फोन्स की मार्केट से सैमसंग निकल गया सही टाइम पे, उसने हार्डवेयर को बेचना छोड़ दिया, वो सॉफ्टवेयर पे आ गया। गैलेक्सी सीरीज वाज द गेम चेंजर फॉर सैमसंग। S1 S2 S3 S4 S5 S6 लोगों ने कर्जे लेके ये फोन लिए कि नहीं यार बड़ा अच्छा है, बहुत सारे फीचर्स हैं, 200 नए फीचर्स, 250 नए फीचर्स। कोई ऐप से पियानो बजा रहा है, कोई पता नहीं किस तरह का फीचर, कोई किस तरह का फीचर, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई वीडियोग्राफी कर रहा है, कोई यूट्यूब का काम कर रहा है उसके थ्रू। बहुत तेजी से गैलेक्सी सीरीज जो है वो आगे बढ़ी थी। और उसी टाइम पे आईफोन की सीरीज भी जो है वो चल रही थी। तो अगर मैं प्रोडक्ट में चेंजेस ले आऊं तो मैं, लेकिन वो फिर एक बार एक नए प्रोडक्ट वाली बात हो जाती है। तो R&D मार्केटिंग करके आप एक नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, पुराने को कंटिन्यू नहीं कर रहे। अहमद कहते हैं सर आप ये जो नोटिंग कर रहे हैं ये फाइल मिल जाएगी? क्यों, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है क्या? हाँ मिल जाएगी, मैं PDF शेयर कर लूंगा इसकी, मैं इसकी PDF शेयर कर लूंगा। नहीं सर समरी अच्छी है आपकी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। बहरहाल, तो ये पूरा आपका यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट वाला एंगल हो जाता है, जहां पे आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, किस प्रोडक्ट पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक लाइफ साइकिल देखो ना, तो एक प्रोडक्ट शुरू में आपके लिए प्रॉब्लम चाइल्ड बनता है, जब आप मसले हल करते हैं तो वो आपका स्टार प्रोडक्ट बनता है, और एक वक्त आता है जब उसकी मार्केट नीचे आती है तो वो आपके लिए कैश काउ बन जाता है। पैसा कैश काउ से निकल के प्रॉब्लम चाइल्ड में जाता है, प्रॉब्लम चाइल्ड स्टार बनता है, स्टार कैश काउ हो जाता है। ये साइकिल चलती रहती है पूरी। और डॉग तो बिल्कुल साइड पे है, अगर आप नहीं कर पा रहे और बेहतर नहीं हो पा रहा है, डाइवेस्ट करके बाहर आ जाओ, आपका काम नहीं है वो। आपका काम नहीं है। फैजान कहते हैं सर एग्जाम क्वेश्चन से रिलेट कर दें। भाई एग्जाम में मिसाल के तौर पे आपके सामने एक सवाल आया, कंपनी 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, बोर्ड कह रहा है कंपनी नुकसान कर रही है, बेच दो इस प्रोडक्ट को, बंद कर दो इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है। आप लिंक करो, आप देखो बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम चाइल्ड वाली कैटेगरी में आ रहा है और मार्केट ग्रोइंग है तो कंपनी शुड गिव इट अ चांस। एक चांस दे, ट्राई करे, हो सकता है यार आगे चीजें बेहतर हो जाए। अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो डिक्लाइनिंग मार्केट में और आप नहीं कमा पा रहे हो उससे, तो बाहर आ जाओ, बेच दो उसको। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन आप कुछ गलतियां कर रहे हो, तो ठीक है उन गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ जाओ। ये बहरहाल एग्जाम में आपका रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग के ऊपर चीज आ सकती है कि भाई हम इसको फ्रेंचाइज करें या नहीं करें, तो आप चेक करो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, SOP बने हुए हैं, सारे फीचर्स डॉक्यूमेंटेड हैं, मार्केट पेनिट्रेशन हुई हुई है, अगर ये सब हुआ हुआ है डन, तो ठीक है डेवलपमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप इसको जो है वो दे सकते हैं आगे। समझ में आ रही है बात? इस तरह से बहरहाल आपको एग्जाम में सवालात को लिंक करके, सिचुएशन को लिंक करके इनको सॉल्व करना होगा। एथिक्स पे मैं बिल्कुल बस स्ट्रैटेजी के फौरन बाद हम एथिक्स पे आएंगे। अभी मैं 4 बजे आपको ब्रेक दूंगा असर का, ब्रेक के बाद जो पहला करना है वो हमने एथिक्स वाला पार्ट करना है, पूरा एथिक्स रिवाइज करा दूंगा, कॉर्पोरेट भी आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स भी, दोनों रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है। कंप्लीट हम एथिक्स कवर करेंगे। अब बताओ स्ट्रैटेजी के हवाले से और कोई चीज जहन में आती है जो हमें यहाँ पे कवर करनी है?
हाँ, परफॉर्मेंस एनालिसिस। सर स्ट्रैटेजी में अक्सर परफॉर्मेंस एनालिसिस का रोल होता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में बात करते हैं, फिर मैं 4 बजे आपको ब्रेक देता हूं। कभी भी स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस एनालिसिस के बगैर नहीं होती। देखिए, परफॉर्मेंस एनालिसिस में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। फिर इंप्लीमेंटेशन अलग से कोई चीज थोड़ी है। आपने एक दफा स्ट्रेटेजी बना ली, उसके बाद आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे। उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, डिपार्टमेंट्स को देंगे, डिपार्टमेंट्स वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। आप रेगुलर क्वार्टरली बेसिस पे रिपोर्टिंग करके उनको इवैल्यूएट करेंगे। इंप्लीमेंटेशन में कोई अलग से साइंस नहीं है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में दो चीजें आ जाती हैं। एक है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। हाँ, बीसीजी तब लगता है जब आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो। आपने डेवलपमेंट कर ली ना, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट से आप गुजर गए, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेवलप कर लिए, आपकी मार्केट्स डेवलप हो गई, अब आप बीसीजी अप्लाई करें। हाँ, सिंगल प्रोडक्ट है तो वो भी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक ही प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो प्रॉब्लम चाइल्ड में है, तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मैं उसके ऊपर पैसा लगाऊं। अगर पैसा नहीं है मेरे पास तो मुझे इक्विटी रेस करनी पड़ेगी, या तो डेट रेस करना पड़ेगा, इक्विटी रेस करनी पड़ेगी। आंसर एग्जाम में बुलेट फॉर्म्स में करें। बुलेट फॉर्म्स में हेडिंग मैंने कभी जिंदगी में आए कि आपके सवालात में हेडिंग नहीं डाली। मैं पॉइंट लिखता था, वो बुलेट का सिंबल बनाता था ऐसे करके एरो से, और मैं अपनी बात कह देता था वहां पे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कभी हेडिंग्स नहीं डाली। अगर आ जाए जहन में तो हेडिंग भी डाल देना, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है अगर हेडिंग से सॉर्ट आउट कर दोगे तो। सिर्फ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास पूरा रेशियो एनालिसिस आ जाता है। रेशियो एनालिसिस हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या मैनेजमेंट अकाउंट्स पे। फाइनेंशियल एनालिसिस हमें या रेशियो हमें हमेशा हिस्टोरिक परफॉर्मेंस बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। हम इसको एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ रेशियोज की मदद से, और फिर कंपेयर करते हैं आइदर विद द इंडस्ट्री और द पास्ट, कि हम पास्ट में क्या कर रहे थे, और विद बजट्स, टारगेट्स। यहाँ कंपेयर करना मकसद होता है। सर रेशियो में क्या क्या आता है? रेशियो में आपके पास लिक्विडिटी रेशियोज आते हैं, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आते हैं, आपके पास इन्वेस्टर रेशियोज आते हैं, आपके पास जो है वो गियरिंग के रेशियोज आते हैं। ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। लिक्विडिटी के अंदर सर हम क्या देखते हैं? लिक्विडिटी के अंदर हमारे वर्किंग कैपिटल के रेशियोज आते हैं। हम इन्वेंट्री डेज देख लेते हैं, हम रिसीवेबल डेज देख लेते हैं, हम पेएबल डेज देख लेते हैं, हम यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर लेते हैं पूरी। हम देख लेते हैं हमारा करंट रेशो क्या है, हम देख लेते हैं हमारा क्विक रेशो क्या है, हम देख लेते हैं हमारी कैश की पोजीशन क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है। ये सारे रेशोज हमें लिक्विडिटी समझने में हेल्प करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमारे पास जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाली सारी चीजें हमारे पास जो है वो आ जाती हैं। फिर हमारा फाइनेंस कॉस्ट, बोरिंग का रेशो। इन्वेस्टर्स के अंदर हमारे पास डिविडेंड पर शेयर आ जाता है, हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर आ जाता है, हमारी डिविडेंड की यील्ड आ जाती है, हमारी जो है वो एट द सेम टाइम शेयर प्राइस एप्रिसिएशन देखी जाती है कि हमारी शेयर प्राइस में ग्रोथ कितनी आई है, शेयर प्राइस में यहाँ पे जो है वो ग्रोथ कितनी आई है। ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स की परस्पेक्टिव से होती हैं। गियरिंग में हम देख लेते हैं हमारी गियरिंग परसेंटेज कितनी है, हमारी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह कितनी है, हम डेट कितना रीपे कर पाएंगे, कितना नहीं रीपे कर पाएंगे, करंट मेच्योरिटी वगैरह कितनी है। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। सर ये हमेशा हिस्टोरिक बताता है कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में आपके पास कस्टमर का पर्सपेक्टिव आता है, आपकी ग्रोथ एंड इनोवेशन का पर्सपेक्टिव आता है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव आता है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपके इंटरनल ऑपरेशंस का पर्सपेक्टिव आता है। सर इंटरनल ऑपरेशन से क्या मतलब है आपका? आप यहाँ पे देखते हैं आपका वेस्टेज कितना है,
आप देखते हैं आपके प्रोसेस कितने ऑप्टिमाइज्ड हैं, कितने एफिशिएंट हैं, कितने इफेक्टिव हैं, एम्प्लॉइज कितने मोटिवेटेड हैं। आप देखते हैं आपका स्टाफ का टर्नओवर कितना है। ये सारी चीजें यहाँ पे जो है वो आ जाती हैं नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के अंदर। सर नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि हमारी कंपनी राइट पाथ पर है या नहीं है। जैसे नोकिया के नंबर्स तो बहुत अच्छे आ रहे थे, 90% का मार्केट शेयर था उनका दुनिया में, लेकिन उन्होंने अपने कस्टमर को ये एनालाइज नहीं किया कि भाई ये कहीं और जा रहा है वक्त के साथ, ये इतना सेटिस्फाइड नहीं है हार्डवेयर की चीज के ऊपर। 50 रुपए 100 रुपए नोकिया के डब्बे पे मिलते थे दुकानदार जब नया फोन बेचता था। पुराना बेचता था 500 1000 रुपए बच जाते थे, नया फोन बेचता था 50 रुपए बचते थे। वेराइजन की और टी मोबाइल की और इनकी वारंटीज आती थी, ठीक है ना, मोबाइल जोन और इनकी वारंटीज आती थी। आप देखें जब ओप्पो वीवो सैमसंग इन लोगों ने क्यू मोबाइल इन्होंने जब कदम रखा मार्केट में, इन्होंने दुकानदार को बोला भाई तुम 10,000 का फोन बेचोगे ना तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे, तुम 20,000 का फोन बेचोगे तुम्हें 2,000 मिलेंगे, तुम 50,000 का फोन बेचोगे तुम्हें 5,000 मिलेंगे। सो बोला 10% मेरा, 10% मार्जिन दे रहे हो। नोकिया तो 20,000 के फोन के ऊपर 200 रुपए दे देता था, 1% मार्जिन होता था मेरा। 10% मार्जिन दे रहे हो, तुम्हारा ही फोन रखूंगा दुकान में। उन्होंने दुकान से नोकिया के सारे फोन निकाले, सारे शेल्फ पे क्यू मोबाइल भर दिया। बटन चेंज मॉडल चेंज, कलर चेंज मॉडल चेंज, आवाज चेंज मॉडल चेंज, डब्बा चेंज मॉडल चेंज, इतने क्यों मोबाइल के वेरिएंट्स आ गए थे। आज ओप्पो वीवो के पूरे पूरे स्टोर है, आईफोन के पूरे पूरे स्टोर है, सैमसंग के पूरे पूरे स्टोर्स हैं, कोई नोकिया नहीं रखना चाहता। उन्होंने उस वक्त ये नहीं देखा कि उनका सप्लायर उनसे खुश नहीं है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला, सॉरी सप्लायर कह रहा हूँ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट उनसे खुश नहीं है, उनका कस्टमर असल दुकानदार है, वो खरीद रहा है फोन। एंड कंज्यूमर को तो दुकानदार बेचेगा, उसको तो सही मुनाफे पे तुम चीज बेचो, तो वो आगे वो चीज बेचेगा। नोकिया ने इसको एनालाइज ही नहीं किया। हम यहाँ पे अपने कस्टमर को इवेल्युएट करते हैं, अपने सप्लायर्स को इवेल्युएट करते हैं, ग्रोथ इनोवेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट इसको इवेल्युएट करके सिर्फ मकसद ये होता है। एग्जाम में सवाल आएगा, आपका मकसद ये होगा, आप ये इवेल्युएट करो कि कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, कंपनी अपने विजन पे अपने मिशन पे सही चल रही है या नहीं, कंपनी अपने ओवरऑल ट्रैक पे सही चल रही है या नहीं, कोई मसाइल तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। दिस इज ऑल व्हाट यू लुक फॉर ओवर हियर। ये परफॉर्मेंस एनालिसिस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट का प्राइमरी मकसद होता है, और कोई मकसद नहीं होता। हमें इवैल्यूएट करके कमेंट करना होता है कि इज द कंपनी डूइंग द राइट थिंग और नॉट। बाकी दुनिया में कोई मकसद नहीं है इस काम को करने का, सिर्फ यही मकसद है। और जब आप एनालाइज करते हैं तो आप अपनी एनालाइजेशन बता देते हैं। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, आप बताओ यार रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा, कंपेटिटर का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इसका मतलब शायद हम मार्केटिंग सही तरीके से नहीं कर रहे, या हम नए प्रोडक्ट्स नहीं लेके आ रहे, या हमारे प्रोडक्ट्स पुराने हो गए, लोगों को वो चाहिए नहीं। इस तरह से बहरहाल कमेंट्री लिखी जा सकती है। अगर आपके मार्जिन वक्त के साथ साथ निकल रहे हैं हाथ से, मतलब आप कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर रहे सही से, अगर आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं आ रहे, मतलब आपका रिसीवेबल पाइल अप हो रहा है, आपको पैसे नहीं मिल रहे, अगर आपका डेट आप पे नहीं कर रहे लेकिन आपका कैश अगर पड़ा हुआ है आपके पास, तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट बर्डन है। आप पैसों से डेट पे करो, आपकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पैसा फारिग पड़ा हुआ है, तो आप रिटर्न अचीव नहीं कर रहे जो रिक्वायर्ड रिटर्न है। ये सारी चीजें हमें इवैल्यूएशन में लिखनी होती हैं। अनिल कहते हैं सर हाउ टू मेजर दीज पर्सपेक्टिव्स बाय कंपेयरिंग विद द कंपटीशन, by comparing with your vision mission, by comparing with your objectives, by comparing with your goals। आप कहां जाना चाह रहे थे और अब आप कहां जा रहे हैं, कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है नहीं है, ये चीजें कंपेयर करनी होगी। कोई ना कोई बेंचमार्क, कोई ना कोई कंपैरिजन आपको ऐसा दिया हुआ होगा, या तो पास्ट ईयर दिया हुआ होगा, या बजटेड टारगेटेड जो है वो रीडिंग्स दी हुई होंगी, या कंपटीशन की रीडिंग्स दी हुई होंगी, या सेक्टर का बेंचमार्क दिया हुआ होगा, या इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स के बारे में बताया होगा। कोई ना कोई इसी बेंचमार्किंग का टूल आपको दिया हुआ होगा। डू वी नीड टू आइडेंटिफाई केपीआईज। देखो केपीआईज यही तो होते हैं कि हम अगर मार्जिन इतना परसेंट अचीव कर लें मेरा केपीआई है, सेल्स में इतना रेवेन्यू आ जाए, ग्रोथ आ जाए मेरा केपीआई है, प्रॉफिट इतना आ जाए मेरा केपीआई है, अर्निंग्स इतनी आ जाए मेरा केपीआई है। केपीआई आर योर टारगेट्स जो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी बताते हैं कि हाँ ये अच्छी परफॉर्मेंस है, इनको केपीआईज कहते हैं। तो हम कैलकुलेट करके मैच करते हैं कि हमारे केपीआईज क्या थे और हमने इनको अचीव कितना किया है। अगर हमने केपीआईज को अचीव कर लिया है तो फिर ये हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स बन जाते हैं, हमारी सक्सेस की ये वजह बन जाते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो एग्जाम के सिनेरियो में आपने इन सब चीजों को इवैल्यूएट करना होगा और इवैल्यूएट करके अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करना होगा। ठीक है,
ये हमारे स्ट्रैटेजी का पहला सेगमेंट यहाँ पे पूरा मुकम्मल हुआ है। अब अगले सेगमेंट में मैं पूरा एथिक्स रिवाइज करवाऊंगा।